हेलो, क्या हाल है? कुछ क्वेश्चन वोश्चन किए कि नहीं घर जाके? कितने लोग नो बोल रहे हैं? हाँ? कितने लोग नो बोल रहे हैं जी? कोई नहीं है ऐसा? सबने किया? हुआ? नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया। एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, कुछ क्वेश्चन भी किए थे और एक क्वेश्चन भी मैंने आपको शायद दिया था। क्वेश्चन बताइए क्या क्या था? एक कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है? फास्फोरस है और सल्फर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? टोटल वेट दे रखा है कितना? 2.23 ग्राम। ये किसका वेट है? पूरे कंपाउंड का वेट है कि नहीं है? चलिए, अब फास्फोरस का शायद हमने ग्राम दे रखा है 1.4 ग्राम। तो सल्फर का कितना ग्राम बचेगा? 2.23 ग्राम टोटल है, उसमें से फास्फोरस का ग्राम कितना है? 1.4 ग्राम। तो यहाँ पे सल्फर का वेट कितना आएगा? 2.23 माइनस 1.4 ग्राम। कितना आया? 0.83 ग्राम। इसमें किसी को कोई दिक्कत अभी तक? इतना क्लियर है? ठीक, चलिए। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो परसेंटेज दिया रहता है उसी को हम लोग मास मान लेते हैं और उससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। यहाँ पे हमें गिवन मास दे रखा है, तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा? फास्फोरस का नंबर ऑफ मोल कितना होगा? Np। ये कितना आएगा? गिवन मास कितना है यहाँ पे? 1.4 डिवाइडेड बाय 30 की 31 होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर ये कितना आएगा? 0.83 डिवाइडेड बाय 30। यही होगा। कितने लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे? तो बताएं आंसर कितना होगा? 0.04 के आसपास आएगा। ठीक है, आसपास आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 24 होना चाहिए था, 1.24 होना चाहिए था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो 0.04 के आसपास की वैल्यू है ये। अब यहाँ पे कितना आएगा? 0.025 आएगा, इज इक्वल टू 0.025। इतना क्लियर है? अब क्या करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला में? जो छोटा होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो छोटा कौन सा है? 0.025 छोटा है, उससे डिवाइड कर देते हैं तो कितना बचेगा? 0.025। और यहाँ पे भी 0.025। ये तो कितना हो गया? लेकिन ये कितना होगा? इसको क्या करेंगे हम लोग? इसके पीछे 0 लगा देंगे और ये डेसिमल जो है उड़ा देंगे। अब ये किसका है? 5 का टेबल आता है? 5 का टेबल आता है कि नहीं आता है? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? तो 8:5 फास्फोरस इज टू सल्फर, इसका रेशियो कितना है? 8/5:1। तो अगर हम पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8:5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फॉर्मूला क्या आएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? P8 और S5। कितने लोग का ये आंसर आया? बस 2 लोग का। क्यों भाई, इतना टफ था क्या? P8S5 कितने लोग का आया? बस 2 लोग। बाकी कहाँ गलती किए? बहुत बढ़िया, एक्सपेक्टेड। क्लियर है ये? कोई दिक्कत? पक्का? चलिए, एक और क्वेश्चन करते हैं।
एक मेटल ऑक्साइड है M, जो भी है मेटल M है, ठीक है, और ऑक्साइड है मतलब MXOY जो भी होगा उससे हमें मतलब नहीं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन बाय मास 40% है, ऑक्सीजन इज 40% बाय मास, मतलब इसमें क्या दे रखा है हमें, परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है। क्या दिया है, परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है। हमें ये दे रखा है कि इसका जो एटॉमिक वेट है या एटॉमिक मास है दैट इज इक्वल्स टू 24, दैट इज इक्वल्स टू 24। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड। फटाफट find the empirical formula of the metallic oxide। कितने लोगों से हो जाएगा, आसान है, जल्दी जल्दी, 1 मिनट। MO कितने लोग का आ गया, सबका। MO कितने लोग का आ गया, चलिए 3-4 लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए पहली चीज, ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा है, कितना है, 40% है, ठीक है। अब M का कितना परसेंट हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन 40% है तो रिमेनिंग क्या होगा, M होगा, उसका कितना परसेंट होगा, 60% होगा, ठीक। M का है 60%, तो जो 60% होगा उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, मास, है ना। और ऑक्सीजन का जो परसेंट है उसका भी क्या ले लेंगे हम लोग, मास। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। हमें क्या दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है, कितना है, 24 AFU दिया होगा, है ना। तो जब एटॉमिक मास ये है तो हमने पहले ही बता चुके हैं कि जो एटॉमिक मास होता है उसके आगे अगर हम ग्राम लगा दें तो वो मोलर मास बन जाता है। ऐसा बताया गया कि नहीं बताया गया है, ठीक है। तो 60 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, 24। इसको डिवाइड करेंगे इससे, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, ये कितना आएगा, 2.5, ये भी कितना आएगा, ठीक है। तो जब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो किससे डिवाइड करेंगे, किसी से भी कर लीजिए। तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2.5, इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 से डिवाइड किया, ये कितना आया, 1, ये भी कितना आया, 1। तो फॉर्मूला क्या बना, MO। क्लियर है, समझ में आया, हाँ। ठीक है, तो ये क्या आया आंसर, MO, ठीक है। काफी सारी चीजें दिख जाएंगी आपको, MO हो सकता है, M2O3, ठीक है, MO3, कुछ भी हो सकता है आंसर में। तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जिसके आगे क्या लिखा होगा, MO। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन करिए, एक और क्वेश्चन करिए, उसके बाद एक क्वेश्चन घर के लिए दे देंगे, आराम से तसल्ली से बैठ के करिएगा उसको, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है।
ठीक, चलिए क्वेश्चन ये है कि एक कंपाउंड है जिसमें x और y है, x और y दो एलिमेंट्स हैं और ये मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, इनका जो मास है इस कंपाउंड में वो इक्वल है, मास इक्वल है। ठीक है, मास ऑफ x इज इक्वल्स टू मास ऑफ y इन द कंपाउंड। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, मास ऑफ x इज इक्वल्स टू मास ऑफ y इन द कंपाउंड। इतना क्लियर? चलिए दूसरी चीज यहां पे ये दे रखी है कि इसका जो एटॉमिक मास है वो है 30, इसका जो है वो है 20। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। हो जाएगा? यस सर। यस सर। कितने लोग को अपने आप पे भरोसा है? चलिए भरोसा होना अच्छी बात होती है, ज्यादा नहीं। निकल गया? यस सर। कैलकुलेशन अब तेज होने लगी धीरे धीरे कि नहीं हो रही है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन तेज हो रही है, नहीं हो पा रही है? देखिए मान लेते हैं कि टोटल मास 100 है। यस सर। भाई कंपटीशन में आपसे थ्योरी तो पूछी नहीं जाएगी, आपसे पूछा जाएगा वैल्यू। तो अगर हम 100 मान लें तो मास दोनों का क्या है? बराबर है। ये कितना हो जाएगा? 50। ये भी कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें किसी को? बराबर बराबर मास है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। इसका नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? 50/30 और इसका कितना आएगा? 50/20। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं है? पक्का? तो देखिए एक और शॉर्ट तरीका होता है कि आप अलग अलग करके उसको डिवाइड ना करें। अगर आपसे सीधे फार्मूला पूछा है तो आप उसको अलग अलग डिवाइड करके फिर उसका कॉमन रेशियो निकाल के वैसे ना करें, सीधे सीधे इसी को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y। ठीक है, इससे और ज्यादा आसानी हो जाती है। ठीक, जल्दी वैल्यू आती है, एक स्टेप हमने बचा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 50/30 लिखेंगे कि नहीं? यस सर। डिवाइडेड बाय 50/20। इतना क्लियर है? यस सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा, 30 नीचे चला जाएगा। इतना तो आता है ना? चलिए तो ये हो जाएगा 20/30 यानी कि 2/3, यानी कि x के कितने मोल हैं? 2। y के कितने मोल हैं? 3। x2 y3। ठीक है, समझ में आया? जल्दी हो गया है कि नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। एम्पिरिकल फॉर्मूला इस तरह से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपने पहले भी क्वेश्चन कर रखे हैं उसको भी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया? एक स्टेप आपने बचाया सिर्फ एक, लेकिन उसकी वजह से आप टाइम एफिशिएंट हो गए। ठीक है, अब अगर इसका कभी फॉर्मूला पूछ दिया, ठीक है, तो क्या दिया जाएगा? एक चीज एग्जैक्ट दी जानी चाहिए, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दिया जाएगा, एम्पिरिकल मास आप निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर उससे डिवाइड कर देंगे तो n फैक्टर निकल आएगा। उस n फैक्टर को फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर? एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना इज द
टफेस्ट चीज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप आराम से निकाल सकते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन पे। क्लियर है? कोई दिक्कत अभी तक आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला में नहीं है? पक्का? चलिए होमवर्क हम लेक्चर खत्म होने पे दे देंगे, ठीक है, ताकि आप उसका टेंशन जो है सर में लेके ना बैठे, ठीक है। चलिए नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप एम्पिरिकल फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती हैं, क्या होता है वो समझिए, ठीक है। पहली चीज तो ये कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री का एक्चुअल मीनिंग होता है द मेजर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मेजर ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट उस रिएक्शन में कितना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि H2 प्लस O2 ये देगा H2O, ठीक है, तो यहां पे ये स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए उतना ही ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? बोलिए। जितना रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, तभी हम केमिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सही कर तो आप ऐसे भी सकते हैं, ठीक है, आंसर गलत आएगा बस वही है, ठीक। सही करने के लिए हमें क्या चाहिए? बैलेंस्ड रिएक्शन चाहिए, ठीक। अब बैलेंस रिएक्शन कैसे होगा? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे? 1 ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और H2 कितना है? यहाँ पे 2 H2 है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका भी क्या होता है, इसको और भी कर सकते हैं भाई। ये H2 है प्लस हाफ O2 कर दें, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? H2O। ये दूसरा तरीका है। क्या दोनों कैलकुलेशन से आंसर बदलेगा? स्टोइकियोमेट्री में नहीं बदलेगा, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री में नहीं बदलेगा, चीजें वैसी ही रहेंगी, ठीक है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, उसका उल्टा पुल्टा कुछ तो भी करिए और देखिए आंसर बदलता है क्या, ठीक। तो आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आपका खुद का एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही वैलिड है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए। बस क्यों अवेलेबल है, ये क्यों सही है? क्योंकि दोनों तरफ जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस है, तो जितना प्रोडक्ट साइड में है उतना ही हमारा रिएक्टेंट साइड में भी होना चाहिए, जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना ही हमारा प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, तभी हम इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। अब इस कंसेप्ट को यूज कैसे करते हैं वो समझिए। ये जो आगे कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है, ये जो आगे हम लोग कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं, ठीक है, क्या कभी भी इनको हम एज ए एटम या मॉलिक्यूल बोल सकते हैं? कितने लोग बोलेंगे कि हाँ, कि ये 2 मॉलिक्यूल लिया हाइड्रोजन का प्लस 1 मॉलिक्यूल लिया ऑक्सीजन का, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन गए वाटर का। कितने लोग ये बोलेंगे कि ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्या आप 1 मॉलिक्यूल ले सकते हैं हाइड्रोजन का? 1 मॉलिक्यूल कहीं से उठा सकते हैं? क्या आप 2 मॉलिक्यूल उठा सकते हैं? 2 मॉलिक्यूल उठा सकते हैं क्या? क्या आप आधा मॉलिक्यूल उठा सकते हैं ऑक्सीजन का? जो ये कोफिशिएंट्स हैं वो मोल्स हैं, याद रखिए, नोट करिए इसको,
जो भी कोफिशिएंट है आप उसको हमेशा मोल ही रखेंगे, ठीक है, ना ग्राम ना कुछ, ना एटम ना मॉलिक्यूल, कुछ नहीं, ठीक। द कोफिशिएंट्स इन द रिएक्शन आफ्टर बैलेंसिंग, द कोफिशिएंट्स in the reaction after balancing the reactions are to be considered. Sir, after balancing. The chemical chemical reaction are to be considered as number of moles of that quantity, Sir, consider. as number of moles of that quantity, ठीक। अब चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स की तरह देखना है उसको, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? बोलिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का? तो स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है? इट इज द मेजर ऑफ एलिमेंट इन द केमिकल रिएक्शन। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए, ठीक। ये दो क्या है? दो मोल है, किसका? हाइड्रोजन का, ठीक। ये वन क्या है? वन मोल है O2 का, ठीक। ये 2 क्या है? 2 मोल है H2O का, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? 1 मोल H2 लिया, आधा मोल O2 लिया है और 1 मोल H2O बना है। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया? उल्टा पुल्टा मत लीजिएगा, सिर्फ मोल लीजिएगा। क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक सी चीज होती है जो बचपन में लोग सीखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था रिएक्शन में, Yes, sir. है ना? तो हम लोग एक्चुअल में उसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इसे तो थ्योरी लंबी हो जाएगी, ठीक। हमें तो शॉर्ट में करना है। हम क्या करते हैं? हम सीधे बोलते हैं कि इतना मास लगा तो इतना मास बनेगा, काम खत्म, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एनालिसिस जो हम लोग करते हैं स्टोइकियोमेट्री में, दैट इज मास एनालिसिस। ठीक है, मास और मास की एनालिसिस, यानी कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होना चाहिए, ठीक है। उतना ही रिएक्शन होगा जितना रिएक्टेंट का मास अवेलेबल है, मैक्सिमम, ठीक है। याद रखें, इस मेथड में आप गलती करने की बहुत ज़्यादा चांसेस रखते हैं, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग प्रेफर नहीं करते, ठीक। लेकिन क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इससे जल्दी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की, जिससे आपको ये पता चल सके कि सिर्फ मास और मास एनालिसिस करने पे क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकल जाएगा। क्लियर? समझ में आया? ये आपके ऊपर है, ठीक, ये हमारे ऊपर नहीं है। ये आप जब 40-50 क्वेश्चन लगाएंगे कम से कम अभी अगले 1-2 दिनों के अंदर, तब तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर ये वेपर बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो मास एनालिसिस में क्या होगा? कोई एक रिएक्शन ले लो, हम लोग केमिस्ट्री में कैसे रिएक्शन लेते हैं? A प्लस B गिव्स C प्लस D, ऐसा ही तो रिएक्शन होता है ना। A प्लस B गिव्स C प्लस D, और स्टोइकियोमेट्री लगानी थी तो उसके आगे हम लोगों ने स्मॉल a स्मॉल b रख दिया। इसका मतलब क्या है कि A का A मोल लिया गया, B का B मोल लिया गया, C का C मोल लिया गया और D का D मोल लिया गया, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मास एनालिसिस एक्चुअल में होती कैसे है, ठीक है। यूनिटरी मेथड कितने लोगों को आता है? यूनिटरी मेथड, इतने में इतना तो उतने में कितना, कभी किया है? Yes, sir. अगर एक पेन 10 रुपए की है तो 50 पेन कितने की होगी?
कितने की होगी? हाँ 500। कुछ लोग 5000 बोले वहाँ थे। 5000 हमको ऐसे सुनाई दिया, इको हो गया शायद, लेकिन 1000 कहीं से तो भी आया था। ठीक है, चलिए तो एक एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग लिखें कि Na प्लस हाफ Cl गिव्स NaCl। ये एक रिएक्शन है, बेसिक सा रिएक्शन है। Na प्लस हाफ, ऐसा होता नहीं है, एग्जाम्पल के लिए लिया गया। ठीक है, Na प्लस हाफ Cl गिव्स NaCl। ठीक, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका कितना ग्राम ऐड होगा? तो हमने कब कहा कि यहाँ मोल से ग्राम नहीं निकलता? एक मोल कितना होता है सोडियम? 23 ग्राम तो रखो, क्या दिक्कत है? नहीं हो सकता क्या? हाँ, मोल ही तो है ना, मोल का मोलर मास भी तो होगा कि नहीं होगा? बोलिए, होगा सर। कितना हुआ? अब इसका मान बताओ जरा। हाँ 17.25। अब जरा इसका मान बताओ। 58.25। हाँ 38.25 आएगा ये। इसका वेट बताओ कितना है? इसका वेट कितना है? 58.5। और यहाँ पे वेट कितना था? जल्दी बताओ जल्दी। 17. क्या ये इसके बराबर है? क्यों नहीं? देखिए कितने बेवकूफ हैं आप लोग कि Cl2 को पहचाना ही नहीं। हमने हाफ Cl रखा हुआ है और सबने उस रिएक्शन को बैलेंस मान लिया। हम बोलेंगे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे? हाँ, मान लिए। हम ये बोले कि मान लें कि ये रिएक्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब हाफ Cl ले लेते हैं। Cl हमेशा Cl2 गैस के फॉर्म में होती है कि नहीं होती है? बताएं लोग, कभी भी केमिकल रिएक्शन पढ़ा है उतना तो लगाएंगे ना कि Cl जो है वो अकेले ऐसा तो पाया नहीं जाता। सोडियम भले ही Na के फॉर्म में होता है, लेकिन जो Cl होता है वो हमेशा होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे 17.25 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 35.5 ही आएगा। ठीक है, अब बताइए मास कंजर्व है कि नहीं है? है ना? इसका मतलब क्या है? याद रखिए 23 ग्राम सोडियम will always react with 35.5 gram of Cl2। ठीक है, समझ में आया? जो लिखा जाए ना यहाँ पे Cl2 लिखा जाएगा तो वो भी यहाँ पे वही रहेगा, उसको बदलिएगा मत। ठीक है, नहीं तो गलती, पहली गलती आप यही करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पहली गलती यही करेंगे कि वहां पे लिखा जाएगा Cl2, आप यहाँ पे लिख देंगे Cl। ठीक, तो जो वहां पे लिखा गया है वही सेम यहाँ पे होना चाहिए, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, पहली गलती यही होती है। चलिए, इसका मतलब आप समझ गए कि 23 ग्राम रिएक्ट करेगा किसके साथ? 35.5 ग्राम Cl2 के साथ। कब? कंडीशन इज if 100% completion is being done। जब रिएक्शन 100% कंप्लीशन पे जा रहा है तब।
समझ में आया? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अगर हम आधे पे रोक दिए तो क्या 23 ग्राम 35.5 ग्राम के साथ रिएक्ट कर पाएगा? ठीक है, जब 100% कंप्लीशन होगा तब 23 ग्राम जो है वो 35.5 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक, तो इसका एक फिक्स रेशियो है कि नहीं है? है कि नहीं है? वेट ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाई वेट ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 35.5 है कि नहीं है? बताइए, है ना? तो अगर मैं बोलूं कि 13 ग्राम सोडियम था और 100% कंप्लीशन हुआ तो बताएं Cl2 कितना खत्म हुआ होगा? तो आप वेट ऑफ सोडियम क्या रखेंगे? 13 ग्राम डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 23 बाई 35.5। समझ में आया? कितने लोगों को आया? सबको आ गया? यस सर। आसान था क्या? बहुत आसान था। एक बार और समझाएं। ये रेशियो समझ में आया कि नहीं? 23 ग्राम जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? 35.5 ग्राम Cl2 के साथ। तो हमने इसका रेशियो बना डाला। ठीक, अब क्वेश्चन में ये तो नहीं देगा कि 23 ग्राम जो है इसके साथ रिएक्ट किया। क्वेश्चन में आता है 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम। ठीक, तो 20 ग्राम आपको हमने सोडियम दे दिया है। आपसे पूछा जाएगा कि कितना Cl2 रिएक्ट करेगा, है कि नहीं? तो हमें क्या पता है 23 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट करता है? 35.5। तो 20 ग्राम के साथ कितना करेगा? जो इस रेशियो को फिट करेगा। समझ में आया? यहाँ पे रख देंगे x, यहाँ रख देंगे 20 इज इक्वल टू ये रेशियो है हमारे पास। ठीक, x की वैल्यू निकल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? यस सर। आसानी से कर सकते हैं इससे। बोलिए, कितने लोगों को मेथड समझ में आया? नहीं आया तो बताएं। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कितने लोग इस मेथड को कभी देखे हैं, कभी किए हैं? इसको किए हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। कोचिंग किए हो? नहीं किए हो? 12th में कब पढ़ लिया? हाँ, 11th में होता है। ठीक है, तो ये सब आप जो जितने केमिकल के लॉ पढ़ते हैं ना, ये इसी में सब है। ठीक, हमने सब मिक्स कर डाला। अब आप बोलेंगे सर एनसीईआरटी में तो ऐसा कहीं दिया नहीं है। एनसीईआरटी में 5 लॉ लगा रखे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसी को मिक्स कर दीजिए, यही सब निकलता है। ठीक है, क्लियर? एनसीईआरटी है। ठीक, क्लियर हो गया? यस सर। बोलिए। यस सर। चलिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, ये भी याद रखिएगा, 100% कंप्लीशन होना चाहिए। तब फिर उसका उतना निकालना पड़ेगा। हमने कहा 10 ग्राम आपको सोडियम दिया, ठीक, और रिएक्शन इज कंप्लीटेड 50%। तो 10 ग्राम का 50% क्या होता है? 5 ग्राम। तो 5 ग्राम ही रिएक्ट किया है। तो अब सोडियम का वेट कितना रखेंगे? 5 ग्राम। समझ में आया? इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप। ठीक, क्लियर है? बोलिए। चलिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स of oxygen is required to completely burn 56 gram of ethene C2H4। ठीक है, निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे? रिएक्शन लिखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका कितना वेट। ठीक है, रेशियो बनाएंगे,
फिर निकालेंगे फटाफट। 56 ग्राम इथीन को कंप्लीटली जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन, कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2 गैस रिक्वायर्ड है, ये निकालिए। मोल नहीं, मोल निकालने बोले वेट निकालने को बोला ना। 4 ग्राम 64 ग्राम क्या हुआ जी? 192 ऑप्शन तो आई है 64, 96, 192, एक आध कोई और ऑप्शन दे दीजिए। हाँ 32। चलिए चौथा ऑप्शन क्या गया? 4 ऑप्शन बन चुके हैं हमारे पास, और भी है 5वां 6वां भी ऑप्शन दे दो कोई। 128 देखिए, 6वां ABCDE हो चुका है, पुराने पैटर्न का पेपर आ चुका है। F भी बता दीजिए। नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया, बैलेंस करूँ अभी कोई अल्कीन जलाओगे तो क्या बनेगा? ये तो क्लास 10 में पढ़ाया जाता है कि हाइड्रोकार्बन को अगर जलाओ तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? रिएक्शन क्या है? कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, उसको अगर हमें रिएक्ट कराना हो, जलाना हो ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा? CO2 और H2O बनेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने क्या दे रखा है? अल्कीन में क्या दे रखा है? इथीन। इथीन मतलब क्या होता है? C2H4। ये तो पता है? कितने लोग को ये नहीं पता है? पता है? चलिए, इसको हमें रिएक्ट कराना है किसके साथ? O2 के साथ। तो ये क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O। यही होगा ना? कि कुछ और बनेगा? नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना कार्बन है? 2 कर रहे हैं भाई। 2 कार्बन इधर है, इधर कितना है? तो यहाँ पे क्या करेंगे? क्लियर है? चलिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? तो यहाँ पे भी कितना होगा? ऑक्सीजन कितना है? 6। तो यहाँ पे कितना होगा? 3O2। इतना आ गया सबका। कितने लोगों ने ये रिएक्शन बैलेंस किया और कितना आया? ठीक है, C2H4 प्लस 3O2 gives 2CO2 प्लस 2H2, है ना? क्लियर है? अब हमें क्या दे रखा था? C2H4 का मास दे रखा था। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 1 मोल है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल रिएक्ट किया कितने से? 3 मोल से। किया कि नहीं किया? बोलिए। 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट किया। 1 मोल का मास कितना होगा? 1 मोल का मास कितना होगा? 1 कार्बन का 12, तो 2 कार्बन का 24, 24 और 4 28, यानी कि 28 ग्राम इथीन किससे रिएक्ट किया? 3 मोल O2, यानी कि कितने से? O2 का मास कितना होता है? 32, 32 और 3 96, 96 ग्राम O2 के साथ। ठीक, तो रेशियो क्या आएगा? N इथीन
डिवाइडेड बाई NO2, ये रेशियो कितना आएगा 28 बाई N, नहीं मास, बहुत बढ़िया, खुद ही देखो, ठीक है। तो 28/96। अब हमें वेट ऑफ इथीन दे रखा है, कितना दिया है 56 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 56, तो 56/x इज इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाई 96, तो ये 2 टाइम्स है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 192 ग्राम। क्लियर है? तो बाकी सब गोल हो गए, सिर्फ एक ही स्टूडेंट था ऐसा जिसने आंसर सही दिया। क्वेश्चन में कोई दिक्कत बताएं, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, चलिए, दिक्कत नहीं होती, पहली बार में कोई दिक्कत नहीं होती, जब खुद से लगाने बैठते तब दिक्कत है, तब दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या मास एनालिसिस। कैसे करते हैं समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत नहीं? चलिए दूसरा मेथड लेते हैं जिसमें हम लोग गैस को कंसीडर करते हैं। तो हमें पता है कि एट एसटीपी 1 मोल ऑफ गैस एक्वायर्स 22.7 लीटर वॉल्यूम। लेता है कि नहीं लेता है? याद है सबको? 22.4 नहीं लेना है, अब नहीं लेना है, ठीक है। अगर तब तक नहीं लेना है जब तक वो डेटा मैच ना करे जो हमने दे रखा है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मास को वॉल्यूम से जोड़ देते हैं, ठीक है। इस मेथड में भी आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो मेथड है वो बहुत ही आसान है और वो एग्जैक्ट आंसर देता है, ठीक है। लेकिन पहले ये सब सीखिए, क्योंकि आप गलतियां भी यही तो करते हैं, ठीक है। गलतियां ज़्यादा होती हैं, सही कम करते हैं, है कि नहीं? कितने लोग हैं यहाँ पे जो पेपर दे चुके हैं लोग? कोई भी, जेई चाहे नीट चाहे कोई और, 1 2 3 4 5, कौन सा दिया है? कितना है परसेंटाइल में? स्कोर बताओ। हाँ, चेक किया भाई। चलिए, मास और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हमें क्या समझना है कि जितना नंबर ऑफ मोल होगा उसके हिसाब से उसका वॉल्यूम होगा। क्लियर है? लेकिन ये वॉल्यूम किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ गैस का, ठीक है। और वो भी किस पे होगा? एट एसटीपी, ठीक है। एसटीपी कंडीशन जो है वो क्वेश्चन में मेंशन होनी चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहली गलती आप यही करने वाले हैं कि आप एसटीपी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। आप एसटीपी चेक करेंगे तभी एक चीजें लगा सकते हैं कि एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस एक्वायर्स 22.7 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम कंडीशंस चेंज कर दें तो क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं? आइडियल गैस के लॉज के तहत आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप प्रेशर चेंज कर दें तो P1 V1 = P2 V2, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो V1/T1 = P2/T2, ठीक है। और सिर्फ क्या चेंज कर सकते हैं? या तो हम प्रेशर चेंज कर सकते हैं या तो टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर एसटीपी नहीं है तो
तो आपको एसटीपी की कंडीशन पे वो चीज कितना वॉल्यूम दे रही है वो आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। तो T1 कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। समझ में आया? और अगर प्रेशर बदल दिया तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तुम बताओ। नहीं पता? हाँ 1। तुम बताओ। कैसे से फार्मूला से निकालना किससे? P1 कितना हो पाया? V2 V2 वाले ना फार्मूला वैल्यू पूछ रहे हैं। 0.987 0.987 ATM 1 बार। ठीक है, लेकिन ऐसा यूनिट में हम लोग बार रखते नहीं हैं, हम लोग क्या रखते हैं? एटीएम के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? T1 में क्या रखेंगे? 273। यहाँ क्या रखेंगे? 0.987। पहले ये कैलकुलेशन बहुत आसान थी, यहाँ पे 1 रखना था। ठीक है, जो ओल्डर हमारा एसटीपी था उसमें ये कितना था? 1 ATM था। बहुत आसान था। अब क्योंकि ये 0.987 हो चुका है तो ये मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपको टेबल नहीं आता। ठीक है, समझ में आया? हाँ, क्यों चेंज हुआ है? वो तो भाई आप जो यूनिट वगैरह सेट करते हैं उनसे जाके पूछे क्यों चेंज किया गया। उनको ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देनी थी तो दे दी। हमारा काम है उसको बताना कि चेंज हो गया, काम खत्म। ठीक है, वैल्यूज चेंज हो गई हैं बस। क्लियर है? चलिए, तो मास और वॉल्यूम की बात करते हैं। तो CaCO3, ठीक है, एग्जाम्पल है CaCO3। अगर मैं इसको हीट करता हूं तो क्या बनता है? CaO प्लस CO2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? रिएक्शन बैलेंस है? भाई सब है ना? कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, रिएक्शन इज बैलेंस। सबसे पहले हमें यही चेक करना था कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। एक चीज हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इसका कितना है? 1 मोल है, इसका भी कितना है? इसका भी कितना है? क्लियर है? इसका मतलब कि इसका 1 मोल कितना होता है? 100 ग्राम होता है। होता है कि नहीं होता है? इस 100 ग्राम से क्या 1 मोल CO2 बन रहा है? और 1 मोल CO2 बन रहा है, इसका मतलब कितना बन रहा है? 22.7 लीटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताएं, 100 ग्राम से क्या 22.7 लीटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्यों? क्योंकि ये क्या है? लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये एसटीपी पे होनी चाहिए। सही का कंडीशन दी रहेगी उसमें क्वेश्चन? नहीं दी रहेगी तो फिर क्या करोगे? नहीं दी रहेगी तो फिर कैसे करोगे? बताओ। तो फिर नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, मत करिए। हाँ, कोई क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। अरे भाई किसी टेम्परेचर पे दे रखा होगा, यही ना होगा? तो ये फॉर्मूले किस लिए बताए गए हैं? इस एसटीपी पे ये वॉल्यूम निकालने के लिए बनाए गए हैं कि और कुछ करने के लिए बताया गया है? बस दिया हो चाहे ना दिया हो, एसटीपी पे कितना आएगा? 22.7 लीटर। ठीक है, क्लियर है? बोले, इसका मतलब रेशियो कितना है? मास अपॉन वॉल्यूम का, डेंसिटी नहीं है। मास किसका है? मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ CO2। इसका रेशियो कितना है? 100/22.7 का है। क्लियर हुआ? बताएं, एट एसटीपी को कितना वॉल्यूम लेगा ये आप यहां से बता सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं किसी टेम्परेचर प्रेशर पे इतना वॉल्यूम हमारा CO2 है तो बताइए कितना CaCO3 कंज्यूम हुआ होगा? उसको पहले आपको एसटीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
कि एसटीपी पे उसका वॉल्यूम कितना है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ईमानदारी से बताना। नहीं आया? नहीं आया? चलिए, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि 300 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर जो है हमने चेंज कर दिया 300 केल्विन, और प्रेशर अभी भी 1 बार है, ठीक है। तो प्रेशर तो ठीक है, स्टैंडर्ड वाला है कि नहीं है? टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक। तो 273 पे वो कितना लेता है? तो 300 केल्विन पे कितना लेगा? तो वॉल्यूम निकल जाएगा। अब वो वॉल्यूम आप यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। वो वाला वॉल्यूम यहां पे पुट किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एसटीपी पे वॉल्यूम है। एसटीपी को एसटीपी से ही आप इक्वेट कर सकते हैं, इधर उधर के इसके साथ नहीं। समझ में आया? बोलिए, क्लियर है? कहाँ नहीं समझ में आई ये बताओ? सर वो जो टेम्परेचर आपने कहा कि 300 केल्विन कर दिया, तो 300 केल्विन कर दिया तो T1 तो 273 है, वॉल्यूम हमें पता है 22.7 होता है ना, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अब हमें नहीं पता, ठीक। और टेम्परेचर हमने कितना कर लिया है, ठीक है। तो हम लोग सॉरी V1 तो बदल जाएगा, V2 हमें दिया होगा, ठीक। सपोज करें मैंने बोल दिया कि 30 लीटर है, ठीक। 30 लीटर एट 300 केल्विन, क्लियर है। तो V2 की वैल्यू कितनी होगी? 30 लीटर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर हो गया हमारा 300 केल्विन, ठीक। तो V1 निकल जाएगा, और ये जो V1 होगा वो एसटीपी पे होगा, क्योंकि उसके नीचे टेम्परेचर कितना है? एसटीपी वाला है, 273 है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब यही वॉल्यूम जो आपने अभी निकाला है वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक। क्लियर है? बोलिए, कितने लोगों को समझ में आ गया? हो गया? ऐसा क्वेश्चन कभी किया है? और ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं होता होगा ज्यादातर केसेस में। किए हो? नहीं किए हो? तब कहाँ मूल कंसेप्ट लगा सकते? यही तो मूल कंसेप्ट है। इतने से इतना बनता है तो इतने से कितना बनेगा, यही होता है ना। तब शुरुआत में तुम कहे थे कि आंसर नहीं आता, तो लगा ही नहीं तो आंसर कहाँ से आएगा? ये वाला कभी नहीं किए हो? ऐसा क्वेश्चन आते हैं भाई, कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। इसी क्वेश्चन के इसी रिएक्शन के ऊपर हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। उसको लिखिए। if calcium carbonate is being heated and the carbon dioxide formed acquires 45 liters at STP. Find the mass of CaCO3. Find the mass of CaCO3 being heated. Assume 100% completion of the reaction. Assume 100% completion of the reaction. जितना भी 200 एग्जैक्ट नहीं आएगा, कृपया डेसिमल में लिखिए।
100 ग्राम तो ऐसे ही गैस मिला है। So 202 point. नहीं 200 से ज़्यादा नहीं आएगा, 200 से थोड़ा कम होना चाहिए। हाँ 198 पॉइंट 154 नहीं 198 पॉइंट हो गया। कृपया कैलकुलेटर यूज ना करें, एग्जाम में अलाउड नहीं है, वहां तो पसीने आ जाएंगे, वैसे ही करने की जरूरत पड़ता है। हो गया कितना? नहीं कहाँ तुम लोग कैसे कैलकुलेट करते हो? चलिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि जब हमने CaCO3 को हीट किया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो STP पे 45 लीटर है कि नहीं है? तो हमने STP वाली कंडीशन का रेशियो तो निकाल रखा था, कितना था? वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 22.7। यही था। हमने बोला कि जो CO2 रिलीज हो रहा है, फॉर्म हो रहा है ऑन 100% कंप्लीशन, वो है 45 लीटर, उसका वॉल्यूम है STP पे 45 लीटर। अगर STP नहीं होता तो आपको इनमें से कोई एक फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। अच्छा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बदल देंगे तो कितने लोग फॉर्मूला निकाल लेंगे? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बदल दिया अगर हमने STP से, तो क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं उसके बाद भी? Yes sir. V1 by T1 is equals to V2 by T2, ठीक है। चलिए बात की बात होते हैं। तो यहाँ पे हमें CaCO3 का वेट निकालना है ना, और वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP दे रखा है, कितना दे रखा है? 45। तो वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 22.7, यही है। तो 45 इधर हो जाएगा, मल्टीप्लाई सीधे सीधे, वेट ऑफ CaCO3 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 22.7। क्लियर है? 198.2 आएगा। Yes sir. 198.2 ग्राम। क्लियर? बताएं, समझ में आया? नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? सबको आ गया? इतने अच्छे बच्चे कहाँ होते हैं भाई? सबको आ गया समझ में? पक्का? क्लियर है? चलिए बहुत। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, ठीक है। तो गलती मत करिएगा, दो तीन चीजें हमेशा याद रखिए। ये जो वॉल्यूम है वो किस पे है? STP पे है, ठीक है। अगर STP पे नहीं है तो उसको STP पे लाइए, ठीक। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस, जो कि आपको सब कुछ दे सकती है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं उससे। थर्ड, मोल एनालिसिस, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक।
और इस पे आप कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिए, आप प्रीवियस क्वेश्चन भी जो दिए गए वो भी आप इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे किसकी बात कर रहा है, मोल। अब मोल वॉल्यूम भी हो सकता है, मोल वेट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो अगर आप मोल निकाल सकते हैं तो सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक। अगर आप मोल नहीं निकाल सकते तो आप दिक्कत में हैं। मोल निकालने के 3 फॉर्मूले दिए थे आपने, कितने लोग को याद है? याद है ना? पक्का? चलिए, तो रिएक्शन किस फॉर्म में होगा? A प्लस B गिव्स C प्लस D। इसी फॉर्म में रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन होगा, जनरल रिएक्शन, वो इसी फॉर्म में होने वाला है, ठीक है। तो मोल एनालिसिस में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि जब भी 100% कंप्लीशन होता है, ठीक है, याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, ऑन 100% कंप्लीशन, यानी कि सब कुछ हो चुका है, एकदम बैलेंस था सब कुछ, ठीक है। ऑन 100% कंप्लीशन मतलब रिएक्शन होने के बाद एक भी मोल A नहीं बचा, एक भी मोल B नहीं बचा, और सब कुछ कन्वर्ट हो गया किसमें, C और D में। 100% कंप्लीशन का यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक। इस केस में क्या होता है ये याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री A, ठीक, इज इक्वल्स टू NB by B is equals to NC by C is equals to ND by D। ये रिलेशन हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा हैंडी रिलेशन है, ठीक। ये कब होगा? जब सब कुछ कंज्यूम हो रहा है और पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये सिर्फ तभी के लिए वैलिड है। क्लियर? समझ में आया? क्या करना है? ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, कितने लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया है? Na क्या है? क्वेश्चन में दिया गया A का मोल, याद रखिए, Na क्या है? क्वेश्चन में दिया गया A का मोल। NB क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ B का मोल, ठीक। NC क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ C का मोल, और D क्या है? क्वेश्चन में दिया गया D का मोल, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन में दिया होगा या तो उससे निकालना होगा, ठीक। लेकिन ये ABCD क्या है? उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये, ठीक है। तो जब आप नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे किससे? स्टोइकियोमेट्री से, तो आप इजीली बता सकते हैं कि किसका कितना मोल बना होगा, ठीक है। अगर एक का भी मोल दे दिया तो आप बाकी सबके मोल्स निकाल सकते हैं, क्लियर है। अगर एक का भी नंबर, उसने नंबर ऑफ मोल दे दिया कि हमने बोला कि A का 4 मोल है, ठीक है, और इस A की वैल्यू 2 है, तो बाकी अगर क्वेश्चन है, रिएक्शन तो दिया ही जाएगा, इसको आप बैलेंस करके ABCD तो निकाल ही सकते हैं, है कि नहीं है। बस आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर है। नंबर ऑफ मोल निकल गया तो वेट भी निकल जाएगा, ठीक, वॉल्यूम भी निकल जाएगा अगर गैस होगी तो, एडस्टिक, क्लियर है। बोलिए, समझ में आया ये फॉर्मूला, ठीक। अब ये किसके ऊपर है? 100% मान लेते हैं कि हमने डिस्पैरिटी कर दी, ठीक। डिस्पैरिटी मतलब एक ज्यादा दे दिया, एक कम दे दिया, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा, क्लियर? समझ में आया? नहीं समझ में आया? रिएक्शन क्या था? कोई एक रिएक्शन बोलो, H2O लिख देते हैं, ठीक है, H2 प्लस हाफ O2, यही था। ये क्या देगा? H2O, ये रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस है, ये बैलेंस है ना,
इसका 1 मोल, इसका आधा मोल, इसका 1 मोल। तो यही होता है, ये तो बैलेंस है। तो अगर हमने आपको 1 मोल दिया, इसका आधा मोल दिया है, तो इसका 1 मोल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसका 4 मोल दे दिया और इसका सिर्फ 1 ही मोल दिया, तो कुछ बच जाएगा, है कि नहीं? उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? उस केस में एक नया कंसेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है? लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है, रिएजेंट मतलब रिएक्शन का वो हिस्सा जिससे आप रिएक्ट करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिएजेंट। ठीक? तो रिएजेंट वो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है जो कि आपके रिएक्शन को रोक देता है आफ्टर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है? कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनने के बाद आपका रिएक्शन वो बंद करा देगा। क्यों? क्योंकि वो कम मात्रा में मौजूद था। ठीक? अब भले ही दूसरा जो है वो 4 मोल रखा हुआ है, लेकिन 4 मोल से रिएक्ट करने के लिए इसको कितना होना चाहिए था? 2 मोल होना चाहिए था, लेकिन हमने इसका 1 ही मोल दिया। ठीक? 1 मोल रिएक्ट होने के बाद तो ये रिएक्शन बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। 1 मोल के बाद ये रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? O2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और उसने रिएक्शन को बंद करा दिया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है उतना ही बनेगा जितना 1 मोल से रिएक्ट होने के बाद बनता। क्लियर है? समझ में आया? अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे कैसे, है ना? बहुत तकलीफ होती है निकालने में। तकलीफ होती है कि नहीं होती है? होती है। कितने लोग को दिक्कत होती है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने में? जल्दी बताओ। कभी किए हैं लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन? एनसीईआरटी में दिया हुआ किए हैं? दिक्कत हुई? देखिए जल्दी से निकाल सकते हैं आप इजीली, बस यही रेशियो निकालने हैं। ठीक है? रेशियो निकालना है सिर्फ किसका? जो मोल दिया गया है डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री का कोएफिशिएंट। ठीक है? बस यही निकालना है। अब मान लेते हैं कि कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो 2 केस बन सकते हैं। ठीक? या तो A होगा या तो B होगा। होगा कि नहीं होगा? इन केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, केस 1 पहला, या तो A होगा या तो B होगा। तो पहला केस ये है कि हम मान लेते हैं Na/A इज लेस देन NB/B। ठीक है? अगर ऐसा आता है तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट इज A। ठीक है? जिसका रेशियो छोटा वो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक? केस 2 क्या हो सकता है? सेकेंड, अगर Na/A इज ग्रेटर देन NB/B, तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? क्यों? क्योंकि उसका रेशियो क्या है? समझ में आ गया? बोलिए। आसान सा तरीका है। क्लियर? आपको बस क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स का और डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री का रेशियो। सबके लिए इन द सेंस जो रिएक्टेंट साइड में है उन्हीं के लिए। क्यों? क्योंकि आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। आपको C और D से अभी कोई मतलब नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब आसानी से निकाल सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? बोले। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया वही प्रोडक्ट को डिफाइन करेगा कितना बनेगा, है कि नहीं? तो अगर इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट A है तो यानी कि इसका जो रेशियो था वो किसके बराबर होगा? C के और D के रेशियो के बराबर। अब B का रेशियो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। कितने लोग को ये समझ में आया? पक्का? भाई A लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, B तो एक्सेस में है, अब वो तो कुछ नहीं कर सकता। प्रोडक्ट कौन बनाएगा? A। जितना A होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? जितना ये रेशियो होगा।
जितना ये रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि उस केस में, इस केस में Na/A इज इक्वल्स टू NC/C इज इक्वल्स टू ND/D इज नॉट इक्वल टू NB/B होगा। समझ में आया? कितने लोग को आ गया? आ गया पक्का? ठीक है। और कितना एक्सेस में है तो वो तो आप इस रेशियो से निकाल लीजिए, क्योंकि ये किससे रिएक्ट करेगा, उतने ही रेशियो से। यहां पे अगर हम रखें Na/A इज लेस देन NB/B है ये, ठीक है, तो ये एक्चुअल में रिएक्ट किससे करेगा, इसी रेशियो से करेगा, है कि नहीं? इस केस में आप NB निकाल लेंगे, NB निकल गया तो आपका मास भी निकल जाएगा, वॉल्यूम भी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। क्लियर है? चीजें आसान हुई कि नहीं हुई? समझ में आया? क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं? बोले पक्का? कोशिश क्या होती थी? कठिन है क्या ये? बोलिए कितने लोगों को अभी कठिन लग रहा है? यहाँ पे तुम हाँ नहीं बोलते कि बोलते क्वेश्चन नहीं होता है, ऐसे कैसे होता है? क्या ये कठिन है? बोलो, रेशियो निकालना कठिन है? अरे क्वेश्चन छोड़ो, क्या रेशियो निकालना कठिन है? कठिन नहीं है। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स निकालना कठिन है? नहीं ना? तब तो कर सकते हो ना? पक्का? क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था इथीन वाला? फिर से बताना। 56 ग्राम था ना? चलो ठीक, लिखो। इथीन, फिर से वही लिखो। इथीन इज burned in the presence of oxygen. Ethene is burned in the presence of oxygen. ठीक, थर्टी 36 gram of ethene was taken and 90.8 liter of oxygen was taken. Find first amount of CO2 formed, second volume of H2O जो कि गैस के फॉर्म में होगी, एंड थर्ड which one is in excess and by how much, which one is in excess and by how much. तीन पार्ट क्वेश्चन है, and by how much. तीन पार्ट क्वेश्चन है, आपको मिलते हैं टोटल 6 मिनट। क्वेश्चन समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? 36 ग्राम इथीन है और 90.8 लीटर ऑक्सीजन है।
3 मिनट हो चुका है, 3 मिनट और बचा है। तो जो ऑक्सीजन है वो स्टिक है, ठीक है, कृपया क्वेश्चन में बताना भूल गया तो लिख दीजिए STP। हो गया, 2 मिनट और है, जल्दी करिए। चलिए, हो गया, कितने लोग का हो गया? इथीन था C2H4 प्लस O2, यही था। कितने से रिएक्ट किया, इतना क्या बना हमारा CO2 प्लस H2। ये रिएक्शन हम बैलेंस कर चुके हैं, कर चुके कि नहीं कर चुके? 3O2 था कि नहीं था? ठीक, और यहाँ कितना था? 2। यहाँ कितना था? यही था, है कि नहीं? चलिए, हमें क्या दे रखा है? ये 36 ग्राम दिया है कि नहीं? तो NC2H4 कितना आएगा? 36/28, यही आएगा ना? Na की वैल्यू कितनी है? 36/28। 4 से कट कर दो तो 9/7 आएगा। कितना मोल आया है? क्या? Na, ठीक है, क्लियर? तो Na/A दैट इज, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 1। तो Na/A इज इक्वल्स टू अभी भी कितना है? 9/7 ही है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का? चलिए, NB/B निकालते हैं। तो हमें कितना दे रखा है? 90.8 लीटर दे रखा है। दिया है कि नहीं दिया है? तो NB इज इक्वल्स टू 90.8 डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या करेंगे? 22.7 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 4 आएगा। 4 मोल आया कि नहीं आया? चलिए, NB/B कितना होगा? 4/। अब खेल तो ये था कि इसमें से बड़ा कौन है ना? तो डिवाइड करके देख लो। 9 को डिवाइड करो 7 से तो 1 पॉइंट कितना आएगा? 1.2 कुछ आएगा, है कि नहीं? मान लेते हैं भाई, 1.2 समथिंग कुछ आएगा, और यहाँ पे 1.33 आएगा। तो कौन सा बड़ा हो गया?
ऑक्सीजन वाला बड़ा हो गया। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? हमारा इथीन है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है कि कितना CO2 बनेगा, है कि नहीं? कितना बनेगा जल्दी बताओ। Na/A, इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं ना, Na/A इज इक्वल्स टू NC/C इज इक्वल्स टू ND/D, यही तो होगा। Na/A हमें 9/7 दे रखा है, दिया है कि नहीं दिया है? और ये कितना होगा? NC ले लेते हैं इसको, C कितना है? 2, तो NC की वैल्यू कितनी आएगी? NC की वैल्यू कितनी आएगी? 18/7। ये क्या है? मोल है, मोल है कि नहीं है? तो CO2 18/7 मोल बना। इसका वेट नहीं निकाल सकते आप लोग, या इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? दोनों निकाल सकते हैं। क्लियर है? कर लेंगे। चलिए D निकालना है, तो अगेन Na/A दैट इज 9/7 इज इक्वल्स टू ND डिवाइडेड बाय 2, अगेन ND दैट इज H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, वो भी कितना आएगा? 18/7 मोल। क्लियर है? कितने लोग का आंसर आया है? 1 2 3 4 5 6। चलिए, इतना क्लियर हुआ? लास्ट में हमने पूछा था कि कौन सा एक्सेस में है ना, और कितने एक्सेस में है। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम दिया है इसका कितना? 90.8 लीटर। ठीक है कि नहीं? एक्सेस मतलब कितना, हमें ये पता करना था कि 9/7 से कितना रिएक्ट करेगा, है कि नहीं? इसका मतलब हम लोग इसको मिटा दें, हो गया? कितने लोग को नोट करना है इसको? मिटा देना। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक। तो लास्ट में हमसे पूछा कि एक्सेस कौन सा है और कितना है, तो एक्सेस तो हमें समझ में आ गया। कौन है? O2। O2 जो है एक्सेस में है भाई। लिमिटिंग कौन है? इथीन है, तो एक्सेस में कौन है? O2 है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो कितना है ज्यादा है, तो सीधे सीधे देखिए इस केस में कितना से रिएक्ट कर सकता है कितने से रिएक्ट कर सकता है वो हम निकाल लेते हैं। तो Na/A इज इक्वल्स टू NB/B। ठीक, अब ये NB हम निकाल लेते हैं। ठीक है, NB हम निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा बताइए? Na/A कितना है? 9/7 इज इक्वल्स टू NB/3, यही होगा। तो NB की वैल्यू कितनी हो गई? 27/7। इतना तो रिएक्ट करेगा, और हमने कितना मोल दे रखा था? 4 मोल। तो रिमेनिंग इज इक्वल्स टू 4 - 27/7। एक्सेस तो यही है ना, एक्सेस तो बता दिया हमने कौन सा है। अब एक्सेस कितना है, तो जितना दिया है माइनस जितना आए, जितना रिएक्ट कर चुका। ठीक, ये समझ में आया? ये भाई 9 3 27 होता है, डिवाइडेड बाय 7 दे रखा है, तो वही लिखा है। 9 का टेबल तो ऐसे होता है, नहीं होता है? हाँ, 4/3 क्यों लेंगे? हमें तो ये निकालना था ना कितना रिएक्ट किया। 4/3 तो एक्चुअल में है, हमें तो ये निकालना है कि इसके साथ कितना रिएक्ट किया। तो कितना रिएक्ट किया, तो उसको हम लोग मान लेते हैं NB। ठीक, इतना मोल जो है वो रिएक्ट कर चुका है 27/7। 4 मोल में से इतना रिएक्ट कर चुका। एक्सेस क्या होगा? 4 - 27/7। तो ये कितना आएगा? 1/7 मोल। अब क्योंकि वॉल्यूम में दे रखा है, इसको भी वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। क्लियर? आसान है, निकाल लेंगे। अब लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन अब आसानी से किए जा सकते हैं, बस यही एक कंसेप्ट था वो आपको सीखना था। ठीक, क्लियर हो गया? नहीं हुआ? क्या नहीं आया? ज्यादा हो गया?
ज़्यादा NaNbNcNb हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, जादू हो गया, डोना भी साथ में चल गया। हाँ क्या नहीं आया बताओ। हाँ तो पहले NB निकालोगे ना, ये तो NB निकाला है, NB/B नहीं निकाला है। NB हमें नहीं दिया था, Na निकाले ना। Na सबसे पहले कितना आया भाई, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन, तो गिवन मास 36 था, मोलर मास इसका 28 होता है, तो हमने निकाला 9/7 मोल आया। ये Na है। अब क्योंकि A की वैल्यू 1 है, देखो A की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो Na/A कितना हो गया 9/7। ठीक, अब इसका वॉल्यूम दे रखा है हमें, तो तीसरा फॉर्मूला याद करो क्या था मोल निकालने का, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7, तो 90.8 डिवाइडेड बाय 22.7 कितना आएगा, 4 मोल आएगा। NB की वैल्यू 4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय B करेंगे तो वो 4/3 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? कर लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट अब, आसान है। चाहे आप IIT का क्वेश्चन लगाइए, चाहे आप नीट का क्वेश्चन लगाइए, सब हो जाएगा। ठीक, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। सर जो आपने रिमेनिंग कैसे निकाले, तो 4 - 27/7 है, 4 मोल निकाले नहीं थे अभी, 90.8 लीटर है, उसको डिवाइड किए 22.7 से, कितना आया था, 4 मोल आया था। 4 माइनस इतना मोल हम कंज्यूम कर चुके हैं, बचा हुआ क्या है। हाँ भाई, कोई पूछ रहा था कुछ। हाँ, सर जो आप मोल निकाले थे तो उसमें जैसे वॉल्यूम पूछा तो फिर उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में ना। जैसा ऑप्शन होगा वैसा आपका आंसर होगा। वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम, मास होगा तो मास, मोल होगा तो मोल, काम खत्म। ठीक, समझ में आया? जैसा ऑप्शन में दिया जाए वैसा आपको आंसर निकाल के रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्लियर, कर लेंगे। अब आप कोई भी क्वेश्चन लीजिएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर और कोई जो भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक, सब इसी से होगा। ठीक है, कोई भी एनी क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन का इसी तरह किया जा सकता है। आसान है कि नहीं है? है ना? अभी तक कठिन लगता था? क्यों लगता था? क्यों लगता था? क्योंकि सब आप इधर उधर कैलकुलेट करके यूज करते थे। ठीक है, उसको एक जगह कर लीजिए, आसानी से हो जाए। ठीक, यही होता है कंपटीशन और एकेडमिक्स का डिफरेंस। ठीक है, आपके जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो गलत नहीं है, वो स्कूल के हिसाब से सही है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आते हैं तो आपको तरीके पता होने चाहिए जिससे आप आंसर आराम से इफेक्टिवली निकाल सकते। ठीक है, तो ये एक तरीका। क्लियर, कोई डाउट? पक्का? चलिए, होमवर्क देना था। हाँ बोलो। अरे भाई निकाल लो ना। Na/A is equals to NC/C is equals to ND/D। NC निकालना है, Na/A पता है 9/7, NC हमें निकालना है, NC/C that is 2, NC/2 वो 18/7 आता है, ये भी 18/7 आएगा। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा सिर्फ वही प्रोडक्ट बताएगा, बस उसी के रेशियो को आप इक्वेट करेंगे प्रोडक्ट के रेशियो के साथ। ठीक है, जो एक्सेस में है उसके रेशियो को इक्वेट मत कीजिएगा, बस यही एक गलती मत करिएगा, बाकी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, होमवर्क लिखना था ना, किस पे लिखना था? एम्पिरिकल फॉर्मूले पर। और एम्पिरिकल फॉर्मूले का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा आराम से करेंगे आप। ठीक है, सोच समझ के, कैलकुलेशन लेंदी है। ठीक, चलिए, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ क्योलिन
KAOLIN, केओलिन, KAOLIN, केओलिन, in which the substituents are as follows. In which the substituents are as follows. Al2O3 is equals to 46.6%. ठीक. H2O, Al2O3 46.6%. H2O 13.9%. and SiO2 is equals to 46.4%. ठीक है, कितने 46.6%, सॉरी 46.4%. ठीक है, क्लियर? सबका एटॉमिक मास पता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है सबका? इसमें जो दिया गया है अल्युमिनियम का 27 होता है, ठीक है. आपका जो दूसरा है सिलिकॉन वो 28 होता है, ठीक. और ऑक्सीजन का आपको पता ही है, हाइड्रोजन का आपको पता ही है. कोई दिक्कत इसमें? कर लेंगे. इसका यही है कि जो सब्स्टिट्यूएंट दिया गया है उसको एज इट इज रखना है. ठीक है, Al2O3 है, Al2O3 ही होगा. वो कितने से मल्टीप्लाई होगा वो आप बताएं. ठीक. SiO2 है, वो कितने से मल्टीप्लाई होगा वो निकालें. H2O कितने से मल्टीप्लाई होगा वो बताएं. आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकालना है. ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि आपको सॉल्व ज़्यादा करना पड़ेगा. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पहले मोलर मास निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, तो थोड़ा सा लंबा, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का क्वेश्चन है. हाँ, क्या वैल्यू की 46.Al2O3 कितना है? 46.6 है. H2O आपका 13.9 है और SiO2 आपका 46.4 है. ठीक है, यही है ना? टोटल 100% नहीं हुआ तो कुछ बचा हुआ है उसमें. 100 से ज़्यादा होगा. यस सर, ज़्यादा हो रहा है. शेयर 46.6 रुक जाइए, अटैच कर दें. 46.6 है, 46.6 और 13 तो 59 हो गया. 59 हो गया और 6 और 9 15 हो गया, तो 60.5 हो गया. तो एक काम करिए, SiO2 को कर लीजिए आप 39.5 हो जाएगा. 100 हो जाएगा. ठीक है, अब हो गया ना 100. ये सब हमसे मत पूछो. ठीक है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है नहीं है? जो भी चीज़ें हैं उसी पे नोटिफाई होंगी. ठीक है, हमसे ना पूछा कब होना है, क्या होना है. ठीक है, इन सब की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ. ठीक, क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? 60.5 हुआ ना टोटल, तो 39.5 ही तो आएगा. मैथ आता है कि नहीं? आता है ना? बस 39.5 है. ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? थैंक यू सर. रिकॉर्डिंग हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है ही नहीं.